हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को हॉलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। डेली की तरह स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। ठीक है, आपको खुद के रास्तों पे चलना है, खुद के बनाए हुए रास्तों पे चलना है, राइट। बिकॉज आपको कोई पुश नहीं करेगा, आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, गाइडलाइंस नहीं मिलती, राइट। आपको खुद ही सक्सेस के रास्ते पे चलना पड़ेगा, इसीलिए आपको खुद को पुश करना है डेली, ठीक है, क्योंकि और कोई नहीं करेगा वो आपके लिए। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देख लेते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। प्रीलिम्स रिलेटेड हम पढ़ेंगे न्यू डार्क गैलेक्सी डिस्कवर की गई है। स्मॉल मेलाजेनिक क्लाउड पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड था। और लाइट ईयर भी इसी न्यूज़ से रिलेटेड है, ये भी हम पढ़ेंगे। ये कुछ प्रीलिम्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ से पूछी जा सकती है। लाइट ईयर पे प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आया भी है। मेंस रिलेटेड हम पढ़ेंगे वन नेशन वन इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शन, फर्टिलाइज़र सब्सिडी पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ थी। वैल्यू एडिशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहली न्यूज़ देखते हैं। लॉ कमीशन मीट्स कोविंद कमिटी ऑन वन नेशन वन पोल। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की प्रेसिडेंटशिप में एक कमेटी का गठन किया गया था, जो वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि साइमल्टेनियस पोल पे क्या एक रिपोर्ट ड्राफ्ट करेगी, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, वैल्यू एडिशन पढ़ना। देख लेते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव होता क्या है। ये ऐसा चुनाव है जिसमें लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ के इलेक्शन को सिंक्रोनाइज्ड कर दिया जाएगा, सिंक कर दिया जाएगा, या उनके इलेक्शन के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं रखा जाएगा। सारे स्टेट असेंबलीज़ के जो इलेक्शंस हैं, जो चुनाव हैं, वो लोकसभा के साथ ही हो जाएंगे। ऐसा इसे कहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शन पे एक बार क्वेश्चन आया भी है और इम्पॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। ये 1967 तक प्रैक्टिस किया जाता था। अभी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये प्रैक्टिस होता है, यानी कि लोकसभा के साथ इन स्टेट्स के इलेक्शंस होते हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एंड सिक्किम। अब जो एक्सपर्ट्स हैं ना, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो कुछ एडवांटेजेस बता रहे हैं और डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं। एडवांटेजेस लोग क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इससे एक्सपेंडिचर कम होगा, जो अपनी फोर्सेस इलेक्शन के टाइम पे इधर उधर लग जाती हैं वो सिक्योरिटी पे ध्यान दे पाएंगी, राइट। मैन पावर उतनी नहीं लगेगी। अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट रिपोर्ट, इसके बारे में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बोला है अगस्त 2018 में कि इससे पब्लिक मनी को सेव किया जाएगा। जो इलेक्शन कैंपेन में बार बार जो पैसे लगते हैं उसे सेव किया जा पाएगा। रिड्यूसिंग द स्ट्रेन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। कितनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव वो मशीनरी लगती है इलेक्शन में, राइट। उनकी एफिशिएंसी सही काम में लगाई जा सकती है इलेक्शंस के बजाय। टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का यहाँ पे क्या है रोल। बार बार इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने इलेक्शन के कैंपेन्स में चली जाती है, वहाँ रहता है उनका फोकस, ठीक है, कि इस स्टेट में भी अपना हाथ होना चाहिए, इस स्टेट में भी अपना हाथ होना चाहिए। बट अगर एक टाइम पे ही इलेक्शन हो जाएंगे, अगर लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज़ के, फिर पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा पाएगा। जो गवर्नमेंट है वो बाकी टाइम वेलफेयर पे ध्यान दे पाएगी, ठीक है। इस पे ये वाला जो क्वेश्चन है या फिर टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके मेंस और इंटरव्यू के लिए। बहुत न्यूज़ में है आजकल ये
ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, आपका ओपिनियन पूछा जा सकता है कि आप क्या समझते हैं, इससे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। आपको दोनों बैलेंस बना के बोलना है, ना ज़्यादा फ़ायदे में ज़्यादा वो जाना है, ना नुकसान में। बैलेंस बना के आप आंसर देंगे और एक कंक्लूड कर देंगे कि इंडिया एक बिग डेमोक्रेसी है, हमें पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक कंसेंसस से हमें आगे चलना है, और जैसा इस डेमोक्रेसी को सूट करे साइमल्टेनियस इलेक्शंस अगर अच्छा है, डेमोक्रेसी को फुलफ़िल डेमोक्रेसी के एस्पिरेशंस को फुलफ़िल कर पाएगा, तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही सही है। ठीक है, आप ऐसे करके बोलेंगे। व्हाट आर द चैलेंजेस, अब इससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस देखे गए हैं। अभी क्या है, आर्टिकल 82, 83(2) और आर्टिकल 172 के अकॉर्डिंग टेन्योर जो है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का, वो है 5 ईयर। तो ये चीज़ ना, अगर लोकसभा का एक अलग टेन्योर होगा, राइट, एक अलग ड्यूरेशन होगी, ड्यूरेशन तो है 5 ईयर ही, पर आगे पीछे तो हो सकता है, राइट। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का अलग होगा, इसे सिंक करने में दिक्कत हो जाएगी। किसे डिसॉल्व करेंगे, लोकसभा को डिसॉल्व करेंगे या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, राइट। ये इसकी फिजिबिलिटी थोड़ी कम देखी जा रही है कि पता नहीं ये हमारे इंडिया के लिए, हमारे इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके लिए सूटेबल है, फीजिबल है या नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी थी, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि कुछ एंटी डिफेक्शन वगैरह से जो लॉ है उनसे रिलेटेड कुछ चेंजेस इसमें लगेंगे, अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस हम कंडक्ट करवाने की बात कर रहे हैं। तो माना जा रहा है कि फेडरलिज्म के भी अकॉर्डिंग नहीं है। फेडरलिज्म मतलब बहुत सारे स्टेट्स वर्किंग टुगेदर विद सेंटर, राइट। अगर एक ही बारे में इलेक्शंस हो जाएंगे तो स्टेट्स की जो ऑटोनॉमी है वो भी कम हो जाएगी। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है टू द आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया, इंडिया दैट इज़ भारत, राइट। प्रेजेंट फॉर्म इज़ मोर बेनिफिशियल। प्रेजेंट फॉर्म कैसे बेनिफिशियल है, अभी जो चल रहा है इलेक्शन, अभी देखिए जैसे कि लोकसभा इलेक्शन में अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, राइट। अब उनके कुछ स्टेट्स में उन्हें अपनी बीजेपी पार्टी चाहिए, बीजेपी पार्टी चाहिए, इसका मतलब वो अकाउंटेबल हो रहे हैं लोगों को, ठीक है। स्टेट्स में जाके वो कंपेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों की सुनी जाती है, लोगों के जो रीजनल मुद्दे होते हैं उन्हें सुना जाता है, ठीक है। अभी ये वाला जो प्रेजेंट सिस्टम है, ये ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी को, उत्तरदायित्व को इंश्योर करता है। इसमें माना जा रहा है कि ईवीएम और वीवीपैट में भी बहुत सारी ज़रूरत एक ही साथ पड़ जाएगी, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहिए होंगी अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं तो एक्सपेंडिचर तो इसमें भी है, राइट। कॉस्ट कंसिडरेशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ बजट लगेगा, इसमें बहुत सारा अमाउंट लगेगा। टोटल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 9,284.15 करोड़ would be needed to procuring EVM and VVPAT। इतना खर्चा लग जाएगा, अप्रॉक्स करके लमसम में इतना खर्चा लग जाएगा। इम्पैक्ट ऑन वोटिंग बिहेवियर, अब ये देखा जाता है कि रीजनल मुद्दों को छोड़ के ना बड़े बड़े मुद्दों पे लोग वोट करना शुरू कर देंगे। लोकसभा के जो मुद्दे हैं, नेशनल जो मुद्दे हैं, उस पर वोट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वोटिंग बिहेवियर क्या है, अब रीजनल पार्टीज़ को उतना बढ़ावा नहीं मिलेगा, रीजनल पार्टीज़ अपना व्यू पॉइंट नहीं रख पाएंगी, राइट। इसीलिए ये माना जा रहा है कि वोटिंग बिहेवियर में भी जो पैटर्न है ना, उसमें भी कुछ चेंजेस लेके आएगा। लोग नेशनल मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देंगे। और जीतेगी कौन सी, जो डोमिनेटिंग पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, राइट। इलेक्शन इश्यूज, स्टेट एंड नेशनल इलेक्शंस और ऑफन फाउट ऑन डिफरेंट सेट ऑफ इश्यूज़। बिल्कुल अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, नेशन के अलग इश्यूज़ हैं, रीजन के अलग इश्यूज़ होंगे, राइट। जैसे कि बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है कुछ एरियाज़ में, पानी नहीं है, वोटेबल वाटर नहीं है, ये सब इश्यूज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ ये वादा करती है यहाँ पे आपको पानी मिलेगा, नल लगाए जाएंगे, ठीक है। ये रीजनल इश्यूज़ हो गए,
नेशनल इश्यूज़ होते हैं जैसे कि डिफेंस में एक्सपेंडिचर, फॉरेन रिलेशंस, इन सब का भी ध्यान देना होता है। ठीक है, तो इश्यूज़ बहुत अलग अलग होते हैं, वो स्टेट के अलग होंगे और नेशन का अलग होगा। डिमिनिश्ड अकाउंटेबिलिटी, अब क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी को मैंने जो पहले बताया था कि डिमिनिश हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी क्या है, 5 साल में कम से कम एक बार पॉलिटिशियन आते हैं कि हमें वोट देना, हमें वोट देना, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाते हैं। अब जब जो रीजनल और स्टेट वो नेशन का इलेक्शन अगर एक साथ होगा तो एक साथ ही जीत जाएंगे, उसके बाद जो भी करे पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, उतने इश्यूज नहीं सुने जाएंगे लोगों के। यहाँ पे ये पॉइंट है। वे फॉरवर्ड क्या है, वही हमारी इंडिया एक बिग डेमोक्रेसी है, हमें ध्यान देना है कि पब्लिक कंसेंसस हो, पब्लिक ओपिनियन से हम आगे चलें, डीप स्टडी करनी है। ठीक है, इसके क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकते हैं अपने डेमोक्रेसी पे, इंडिया पे, या फिर वोट पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। ठीक है, सारे स्टेक होल्डर्स पे अगर हम इसके इम्पैक्ट देख लेंगे ना, तो पब्लिक ओपिनियन हम देख लेंगे, तो जो इसका डिस्कशन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट। ये वही है, यहाँ पे कंसेंसस एंड पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए, कम से कम जो भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो डिबेट करें, वो कोऑपरेट करें, राइट। और एक कंसेंसस से कंक्लूड कर दिया जाए कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर न्यू ऑलमोस्ट डार्क गैलेक्सी। यहाँ पे डार्क गैलेक्सी को ढूंढा गया है। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू डिस्कवरी हुई है, इम्पॉर्टेंट है ये गैलेक्सी के बारे में पढ़ना और इससे रिलेटेड कुछ वैल्यू एडिशंस को पढ़ना। By analyzing deep optical imagery from IAC strip 82 Legacy project, an international team of astronomers has discovered the new almost dark galaxy. इसको बोला गया है NUP. Very low surface brightness and is massive as small melanogenic clouds. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये पढ़ना। ये लोकेटेड कहाँ पे है, NUP 350 मिलियन लाइट ईयर्स, और माना जा रहा है कि ये 10 बिलियन ईयर्स पुरानी है, 10 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। स्मॉल मैग्लेनिक क्लाउड, इसे न्यूबिकुलर माइनर कहते हैं, इज़ अ डार्क गैलेक्सी नियर द मिल्की वे। इसे क्लासीफाई किया गया है डार्क गैलेक्सी है, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, राइट, आकाशगंगा, उसके पास ये पाई जाती है। ठीक है, स्मॉल मैजेलेनिक क्लाउड, डायमीटर इसका कितना है, 7000 लाइट ईयर्स है, कंटेन्स सेवरल हंड्रेड्स मिलियंस ऑफ स्टार्स। ये हमसे क्लोजेस्ट है, ये इतनी ब्राइट है कि विजिबल नहीं होगी, इट इज़ विजिबल टू द अनएडेड आई। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर से, एंड वो जो इक्वेटर होता है उसके पास से ये देखी जा सकती है। अब देखते हैं यहाँ पे लाइट ईयर क्या होता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया है PYQ में। अ लाइट ईयर इज़ अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इन स्पेस। Astronomical distances are measured in light year because speed of light is constant. Speed of light ना बदलती नहीं है बार बार, वो कांस्टेंट रहती है पूरे के पूरे यूनिवर्स में। तो ये पता लगाया जा सकता है कि कितने लाइट ईयर कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हमसे दूर है। लाइट ईयर में मेज़र करने से क्या होता है कि कितने हम ना पीछे जा सकते हैं समय के, बिकॉज लाइट टेक्स टाइम टू ट्रैवल टू आवर आइज, एवरीथिंग वी व्यू इन द नाइट स्काई हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, जैसे कि हम कोई चीज़, जैसे कि तारा टूट रहा है, ठीक है, वो आज हमें दिखाई दिया रात को, बट वो चीज़ बहुत लंबे समय पहले से हो चुकी है। ठीक है, ये होता है लाइट ईयर में मेज़र करना, क्योंकि लाइट हमारी आइज़ तक बहुत बहुत ही सालों बाद पहुंचती है।
इन अदर वर्ड्स, व्हेन यू ऑब्जर्व समथिंग 1 लाइट ईयर अवे, अगर 1 लाइट ईयर अवे है तो 1 साल पहले वो इवेंट, वो फिनोमेना हो चुका है। ठीक है, तो ये है लाइट ईयर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, सेंटर अप्रूव्स ₹22,303 करोड़ फर्टिलाइज़र सब्सिडी फॉर रबी सीज़न। यहाँ पे फर्टिलाइज़र सब्सिडी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फर्टिलाइज़र क्या होता है? एक नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस होता है, केमिकल एलिमेंट्स होते हैं उसमें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये फर्टिलाइज़र होता है, केमिकल से बने हुए होते हैं जो एग्रीकल्चर, खेती में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट की प्रोडक्टिवनेस को बढ़ाते हैं फर्टिलाइज़र्स। 3 बेसिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं इंडिया में, यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटैश। अब फर्टिलाइज़र सब्सिडी में क्या है? सब्सिडी से मतलब सब्सिडी प्रोवाइड करनी है ताकि अफोर्डेबल प्राइसेस पे, लो कॉस्ट में फर्टिलाइज़र्स मिल पाए किसानों को। The government pays a subsidy to fertilizer producers allowed to buy fertilizers at below market rate. मार्केट रेट, फर्टिलाइज़र बहुत महंगा होगा, किसानों को सस्ते दामों में फर्टिलाइज़र देने की बात कही जाती है, इसीलिए सब्सिडी दी जाती है। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इम्पोर्ट ऑफ फर्टिलाइज़र एंड एक्चुअल अमाउंट पेड बाय फार्मर, तो जो सब्सिडी का पोर्शन है वो देती है सरकार। अभी क्या है? अभी सरकार दे रही है यूरिया पे सब्सिडी। यूरिया इज़ द मोस्ट प्रोड्यूस्ड, इम्पोर्टेड, कंज्यूम्ड और फिजिकली रेगुलेटेड फर्टिलाइजर्स ऑफ ऑल। इसे सिर्फ एग्रीकल्चर यूजेस के लिए सब्सिडी इसमें देने की बात कही गई है। सेंटर पे करती है सब्सिडी यूरिया पे टू फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि सब्सिडी किसे मिलेगी? यहाँ किसानों को नहीं मिल रही है, जो बना रहे हैं फर्टिलाइज़र, यूरिया से निर्मित जो फर्टिलाइज़र बना रही हैं फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर्स, उन्हें दिया जाएगा on the basis of cost of production at each plant, and the units are required to sell the fertilizers at the government sell maximum retail price. अगर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है तो उसका मिसयूज़ ना हो, किसानों को भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे सब्सिडीज़ मिले, उसे इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस सेट कर देती है सब्सिडी यूरिया का। अभी MRP कितना है? 5,628 पर टन। MRP ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र, कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र जिसमें यूरिया नहीं है, वो डी कंट्रोल और फिक्स्ड बाय द कंपनीज़, वो रेगुलेट नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा और ये कंपनी अपने आप पे फिक्स करती है। तो सरकार का इंटरवेंशन कहाँ है? यूरिया सब्सिडी में। बट द गवर्नमेंट हैज़, अब रिसेंट टाइम में क्या हुआ है? ग्लोबल प्राइस सर्ज हुआ है आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर। कितने दिनों तक की, कितने महीनों तक ये वॉर चली थी? ब्राउट दीज फर्टिलाइज़र्स अंडर कंट्रोल रेंज में, यानी कि इसके जब हाई प्राइजेस होते गए, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स के लिए हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, इंपोर्ट हम जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं उसके भी हाई प्राइजेस होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अगर कोई वहाँ पे क्राइसिस आ गई, लाइक वॉर हो गई या उसकी बहुत कमी हो गई उस रॉ मटेरियल की, फिर तो और प्राइसेस हाई हो जाएंगे। अब उसी को देखते हुए यहाँ पे थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने कंट्रोल अप करना शुरू किया है। ऑल नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स आर रेगुलेटेड अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। इस स्कीम को याद रखना है, इसके तहत क्या है? नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र को कंट्रोल किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है। डाई अमोनियम जो फॉस्फेट होता है, ये क्या है? नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र है। कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फर्टिलाइज़र से रिलेटेड। नीम कोटिंग होगी यूरिया की। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र ने मैंडेटरी किया है कि जितने भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो 100% यूरिया जो देंगे वो नीम कोटेड देंगे, नीम की कोटिंग करके देंगे उसके ऊपर। न्यू यूरिया पॉलिसी 2015 में लॉन्च की गई थी। इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं।
टू मैक्सिमाइज इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, राइट। हमें ज़्यादा बाहर की कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, खुद की कंट्री में यूरिया का प्रोडक्शन हो और ख़ुद की कंट्री में वो सब्सिडी वगैरह दे के अफोर्डेबल प्राइसेस तक मतलब प्राइसेस पे फार्मर्स को पहुंचाया जा सके फर्टिलाइज़र। टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी इन द यूरिया यूनिट्स, एनर्जी को एफिशिएंट बनाना। टू रैशनलाइज द सब्सिडी बर्डन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसीलिए लाया गया कि ज़्यादा सब्सिडी का बर्डन ना हो जाए गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। हम अगर अपने ही देश में मैन्युफैक्चर करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे तो महंगा नहीं होगा, महंगा नहीं होगा तो सरकार को इतनी सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ सिटी कंपोस्ट, approved a policy of promotion of city compost notified by डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र। इस 2016 में आया था। इसका काम क्या है, ग्रांटिंग मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस ऑफ 1500, यानी कि जो सिटी कंपोस्ट होता है ना, उसको लगाने के लिए 1500 रुपीज़ का असिस्टेंस दिया जाएगा। टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, compost manufacturers willing to market city compost were allowed to sell city compost in bulk directly to farmers। सिटी कंपोस्ट क्या होता है, खाद पानी ही है, राइट, खाद है। इसे अफोर्डेबल प्राइसेस में फार्मर्स तक पहुंचाना ही इसके लिए असिस्टेंस दी जाती है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंदर कवर होता है फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के लिए। यूज़ ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र कमीशन्ड अ 3-year पायलट स्टडी ऑन रिसोर्स मैपिंग ऑफ रॉक फॉस्फेट। अगर आप GS पेपर 3 में कोई आंसर लिखते हैं फर्टिलाइज़र से रिलेटेड तो ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप दिखाएंगे कि साइंस का क्या रोल रहा है किसानों तक अफोर्डेबल प्राइसेस तक सब्सिडी पहुंचाने के लिए, फर्टिलाइज़र्स पहुंचाने के लिए। रॉक फॉस्फेट स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा बाय इसरो, ठीक है। यानी कि आपको बस थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि एक पायलट स्टडी की गई थी जिसमें रॉक फॉस्फेट की मैपिंग करी जा रही थी, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे रॉक फॉस्फेट के रिसोर्सेज मिलेंगे, क्योंकि रॉक फॉस्फेट यूज़ होता है फर्टिलाइज़र बनाने में, राइट। अब इश्यूज़ क्या है, इम्बैलेंस इन प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर्स, चीपर फॉर फार्मर्स रिलेटिव टू अदर फर्टिलाइजर्स, ठीक है। कौन सी, हाई सब्सिडी ऑन यूरिया एंड DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये चीप कर देता है फर्टिलाइजर्स को फार्मर्स के लिए एज कम्पेयर टू अदर फर्टिलाइजर्स। यूरिया इज रिटेलिंग एट अ फोर्थ ऑफ द प्राइस ऑफ पैक्ड कॉमन सोल्ड। Diammonium phosphate has also become far cheaper than other fertilizers। यहाँ पे बस थोड़े से तो जो इश्यूज़ है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे ना ज़्यादा ओवर यूज़ भी हो जाता है, ओवरडोज भी हो जाता है फर्टिलाइज़र का, ठीक है। यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड फॉस्फोरस इन द कंट्री हैज़ ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स, ये बढ़ा है इसका यूज़। डेविएटेड फ्रॉम द आइडल, आइडल कौन सा है कि हाँ इतना इतना ये यूज़ होना चाहिए रिस्पेक्टिवली, राइट। अब क्या हो रहा है, बहुत सारा यूज़ होता है जिस वजह से न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाता है, हमारी भूमि ख़राब हो रही है, मिट्टी ख़राब हो रही है, डिसप्रपोर्शनेट टू अदर, सही न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है मिट्टी को, जिस वजह से सॉइल हेल्थ ख़राब हो रही है। सॉइल हेल्थ कार्ड आपने सुना होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड के तहत क्या, मिट्टी की जांच की जाती है कि मिट्टी में कौन से फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, कौन से न्यूट्रिएंट की अभी कमी है। डैमेज टू फिजिकल हेल्थ, अब सब्सिडीज़ इतनी दी जाएगी तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आएगा और फिजिकल जो हेल्थ होगी, यानी कि जो वो पैसा जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जा सकता था वो अब सब्सिडी में जा रहा है। इसकी इलीगल स्मगलिंग की जाती है। बांग्लादेश और नेपाल के देशों में फर्टिलाइज़र मतलब एग्रीकल्चर का यूज़ ना करते हुए कुछ डाइंग वाइंग में यूज़ किया जाता है यूरिया का, तो वो स्मगल कर दी जाती है।
वे फॉरवर्ड क्या है, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए फर्टिलाइज़र्स के लिए, किस पे सब्सिडी देनी है, किस पे नहीं देनी है, किस तरीके से फार्मर्स को अवेयर करना है कि आप इतने फर्टिलाइज़र्स डालें, ये न्यूट्रिएंट के डालें। NBS itself should be replaced by flat per acre cash subsidy। ठीक है, फ्लैट पर एकड़ हिसाब से कैश सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी ना दी जाए। दिस सब्सिडी मस्ट इंक्लूड वैल्यू एडेड एंड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स containing not just other nutrients but delivering even nitrogen more efficiently than urea। क्या करना है, हमें इतना कस्टमाइजेशन करना है। कस्टमाइजेशन का मतलब है कि इस भूमि पे, इस ज़मीन पे या इस मिट्टी पे इन फर्टिलाइज़र्स की कमी है या फिर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी है, हमें ये वाले फर्टिलाइज़र्स इसमें डालने होंगे। कस्टमाइजेशन रहेगा तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और फिर फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसे करते न्यूज़पेपर का एनालिसिस, आपने एक न्यूज़ पकड़ी, उसको आप डीपली एनालाइज करेंगे अपने प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। आज के लिए लेक्चर में था बस इतना ही। हिंदी और इंग्लिश में PDF प्रोवाइड कर दूँगी, ये आपको आज के आज ही नोट कर लेना है ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज़ किए जा सकें। आपको PDF कलेक्ट करते नहीं रह जाना है, वरना ये एक दिन कलेक्टेड ही रह जाएंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।